Hello friends, I Neha welcome you back on my YouTube channel Aim High Tutorials. Friends, today we are going to read the second chapter of Standard 12th NCERT English book Flamingo. The name of the story is Lost Spring. The author of this story is Anish Jung. Let's know some facts about her. Anish Jung, 1964, was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. अनीश जंग का जन्म राउरकेला में हुआ था और उन्होंने अपना बचपन और अपनी किशोरावस्था हैदराबाद में बिताई थी. शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. उन्होंने अपनी शिक्षा हैदराबाद और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से प्राप्त की. हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स. उनके माता पिता दोनों ही लेखक थे. अनीश जंग बिगैन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया. और अनीश जंग जो थी, इन्होंने अपना लेखक के रूप में, लेखिका के रूप में अपना करियर भारत में शुरू किया. शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड. वो भारत और इसके अलावा और भी जगहों के पत्रों में एडिटर, संपादक के रूप में और कॉलमनिस्ट के रूप में कार्य कर चुकी हैं. एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स. और इसके अलावा उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं. द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. यहाँ उनकी एक किताब स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड से एक कहानी लॉस्ट स्प्रिंग ली गई है, जिसे हम पढ़ेंगे. हियर शी एनालाइजेस द ग्राइंडिंग पॉवर्टी and traditions which condemn these children to a life of exploitation. यहाँ पे हम ये देखेंगे कि किस प्रकार गरीबी की चक्की में बच्चे जो हैं वो अपना बचपन खो चुके हैं और उनका किस प्रकार से शोषण होता है उनके गरीब होने की वजह से. Sometimes I find a rupee in the garbage. Why do you do this? I ask Sahib, whom I encounter every morning, scrounging for gold in the garbage dumps ऑफ माई नेबरहुड. मैं उसे, साहिब जो था, मैंने उससे पूछा कि तुम ये ऐसा क्यों करते हो. वो मेरे घर के पास से ही जो कचरा होता था वहाँ पे वो कचरा उठाने का काम करता था. साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो. साहिब बहुत पहले ही अपना घर छोड़ चुका था. सेट एमिडस द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी. उसका घर जो था वो ढाका में था और अभी उसकी यादों से वो पूरी तरह गया नहीं था. देयर वर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, हिज मदर टेल्स हिम. उसकी माँ कहती हैं कि बहुत भयंकर तूफान की वजह से उसके जो घर थे, उन लोगों के खेत जो थे वो बर्बाद हो गए, तबाह हो गए. दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स. इसलिए उन्होंने अपने गांव को, अपने उन खेतों और ज़मीनों को छोड़ दिया और बड़े शहर में वे लोग सुख की चाह में आ गए. आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स, लुकिंग अवे. दूसरी तरफ देखते हुए उसने कहा, मेरे पास कुछ और करने के लिए है भी नहीं. गो टू स्कूल, स्कूल जाओ. आई से ग्रिबली, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड. मैंने उसे कह दिया कि स्कूल जाओ और फिर मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने कितनी आसानी से ये बात कह दी. देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड. व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो. मेरे पड़ोस में कोई विद्यालय नहीं है, लेकिन जब वो बनाएंगे तो मैं जाऊंगा. इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क, हाफ जोकिंग. मैंने थोड़ा सा मजाक करते हुए पूछा, अगर मैं एक स्कूल शुरू करूं तो क्या तुम आओगे. येस, ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली. उसने मुस्कुराते हुआ कहा कि हाँ, मैं आऊँगा. अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज़ योर स्कूल रेडी. कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि वो मेरी तरफ दौड़ता हुआ आया और उसने मुझसे पूछा, क्या आपका स्कूल बन चुका है. इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से एम्बैरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वॉज नॉट मीन्ड. मैंने कहा कि एक विद्यालय बनने में काफ़ी समय लगता है और मुझे इस बात का अफसोस भी हुआ कि मैंने उससे जो वादा कर दिया था, जिसको कि मैंने बहुत ज़्यादा सोचा ही नहीं, इस वादे का कोई मतलब ही नहीं हुआ.
but promises like mine abroad in every corner of his bleak world. लेकिन जिस तरह से मैंने एक वादा किया था, एक बात की थी, वैसे वादे और वैसी बातें उसकी दुनिया में अक्सर होती थी. After months of knowing him, I asked him his name. कई महीने तक उसको जानने के बाद मैंने उससे एक दिन उसका नाम पूछा. साहिब-ए-आलम, he announces. उसने कहा उसका नाम साहिब-ए-आलम है. He does not know what it means. वह नहीं जानता कि इसका मतलब क्या है. If he knew its meaning, Lord of the universe, he would have a hard time believing it. अगर उसे ये पता होता कि उसके नाम का मतलब पूरी ब्रह्मांड का रखवाला, पूरे ब्रह्मांड का ईश्वर है उसके नाम का मतलब, तो शायद उसे ये विश्वास ही नहीं होता. Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends. अपने नाम के मतलब से अनभिज्ञ, उसे नहीं जानते हुए, वह अपने दोस्तों के साथ इधर उधर गलियों में घूमता है, भटकता है. An army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. और ये वो बच्चे थे, इन्हें देख के लगता था कि ये क्या है, एक झुंड के समान है, चिड़ियों के एक झुंड के समान है, जो कि सुबह को दिखाई देते हैं और दोपहर के समय गायब हो जाते हैं. Over the months, I have come to recognize each of them. कई महीने तक मुझे लग गए उन सभी को पहचानने में. Why aren't you wearing chappals? I asked one. मैंने उनमें से एक से पूछा कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी है. My mother did not bring them down from the shelf. He answers simply. उसने बहुत साधारण तरीके से जवाब दिया कि मेरी माँ ने मुझे नहीं दिया. Even if she did, he will throw them off, adds another, who is wearing shoes that do not match. दूसरा जो बच्चा था उसके साथ, जिसने कि जूते पहन रखे थे और वो जूते उसके पैरों में फिट भी नहीं थे, उसने कहा कि अगर इसकी माँ इसे चप्पल दे भी देती तो ये उसे नहीं पहनता. When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. जब मैंने ये बात उससे पूछी तो उसने अपने पैरों को इधर उधर हिलाया लेकिन कुछ कहा नहीं. और एक तीसरा बच्चा जो था उसने कहा कि मुझे एक जोड़ी जूते चाहिए, जो कि उसके पास अपने पूरे जीवन में कभी उसे जूतों की एक जोड़ी नहीं मिली थी. ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, पूरी दुनिया का भ्रमण करते हुए, आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट. मैंने कई बच्चों को नंगे पांव घूमते हुए देखा है. इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स, शहरों में भी और गांव की सड़कों पे भी. इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट. और ये लोग ऐसा इसलिए नहीं करते थे कि इनके पास पैसों की कमी थी, बल्कि ये उनके यहाँ की एक ट्रेडिशन था, प्रथा थी. इज़ वन एक्सप्लेनेशन. ये उनका कहना था कि ये उनके यहाँ की एक ट्रेडिशन है कि वो नंगे पाँव रहते हैं. आई वंडर इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी. मुझे इस बात पे आश्चर्य होता है कि इस प्रकार से गरीबी को कोई कैसे व्याख्यात कर सकता है. आई रिमेंबर अ स्टोरी मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी. एक बार एक उडुपी के आदमी ने मुझे कहानी सुनाई थी, मुझे वो याद है. एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वॉज अ प्रिस्ट. जब वह एक लड़का था तब वो मंदिर के पास ही पढ़ाई करने के लिए जो स्कूल था जाता था, जहाँ के उसके पिता पुजारी थे. ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़. वह मंदिर के पास रुक करके भगवान से प्रार्थना करता था कि उसे एक जोड़ी जूते मिल जाएं. 30 years later, I visited his town and the temple. 30 सालों बाद जब उसके शहर में गई, उसके मंदिर गई, which was now drowned in an air of desolation. और वहाँ जाने के बाद मैंने देखा कि वहाँ काफ़ी बदलाव हो चुका है. In the backyard where lived the new priest, there was red and white plastic chairs. पीछे मंदिर के पिछले हिस्से में जहाँ के पुजारी रहते थे, वहाँ लाल और सफ़ेद रंग के प्लास्टिक की कुर्सियाँ थीं. A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school bag on a folding bed. तभी एक लड़का जो था वो ग्रे कलर के यूनिफॉर्म में, स्लेटी रंग के यूनिफॉर्म को पहने हुए, उसके पैरों में जूते और मोजे थे.
वो आया और उसने अपने स्कूल बैग को फोल्डिंग बेड पे फेंक दिया. लुकिंग एट द बॉय, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. उस लड़के को देख के मुझे उस दूसरे लड़के की याद आ गई जो कि एक जूते की जोड़ी के लिए रोज देवी माँ से प्रार्थना किया करता था और अंततः उसे वे मिल गए. Let me never lose them. मैं उन्हें कभी नहीं खोऊंगा. The goddess had granted his prayer. Young boys like the son of the priest now wore shoes. और ऐसे लगता है कि देवी माँ ने उसी की प्रार्थना सुन के इन सभी बच्चों को ये वरदान दे दिया है, ये जूतों का तोहफा दे दिया है जिसके लिए अब ये तरसते नहीं हैं. बट मेनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस. लेकिन अभी भी मेरे पड़ोस में जितने भी कचरा उठाने वाले, कचरा बीनने वाले थे, ये सब अभी भी बिना जूतों के थे. माई एक्वेंटेंस विद अ बेयरफुट रैग पिकर्स लेट्स मी टू Simapuri, a place on the periphery of Delhi yet miles away from it. इन कचरा उठाने वाले छोटे लड़के जिनके पैरों में जूते भी नहीं थे, मुझे एक जगह जो कि दिल्ली के पास ही है, दिल्ली से कुछ मील की दूरी पे है, जिसका नाम सीमापुरी है, उसकी याद दिलाता है. Metaphorically, those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. Sahib's family is among them. ये वे ही लोग हैं जो कि बांग्लादेश से 1971 में यहाँ आकर के बस गए थे. इन्हीं में से एक साहिब का परिवार है. सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस. उस वक्त सीमापुरी, जब तक ये लोग आए नहीं थे या जब ये शुरू में आए थे, तो सीमापुरी उस समय तक बिल्कुल अनजाना, अलग और वीराना सा जगह था. इट स्टिल इज़, और अभी भी यहाँ वीराना ही है. बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी. लेकिन अब भी यहाँ पे अभी भी शांति है, लेकिन खाली नहीं है ये. इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपोलिन, डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, लीव 10,000 रैग पिकर्स. ये जो स्थिति यहाँ पे है, जहाँ पे कीचड़ है, टिन की छतें हैं, कचरा है, नालियाँ बह रही हैं, यहाँ 10,000 के आसपास कचरा बीनने वाले रहते हैं. They have lived here for more than 30 years without an identity. ये लोग यहाँ पिछले 30 सालों से बिना किसी पहचान के रहते आ रहे थे. Without permits but with ration cards that get their names on voters list and enable them to buy grain. इनकी कोई पहचान नहीं थी, लेकिन हाँ, इनके पास राशन कार्ड था, वोटर लिस्ट में इनका नाम था, जिसकी वजह से इन्हें अनाज जो थी मिल जाती थी, आसानी से ये खरीद पाते थे. फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन आइडेंटिटी. जीने के लिए पहचान से ज़्यादा खाना ज़रूरी है. इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, वी वुड रैदर लिव हियर दैन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन, से अ ग्रुप ऑफ women in tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. जब मैंने ये पूछा कि उन लोगों ने अपनी उस हरी भरी धरती को और नदियों वाले देश को क्यों छोड़ दिया, तो उसमें से एक औरत जिसने सिकड़ी हुई साड़ी पहन रखी थी, उसने कहा कि अगर हम शाम के समय अपने परिवार को भोजन दे सकते हैं, बिना भूखे पेट उन्हें सुला सकते हैं, तो ये कई सारे बड़े खेतों के तुलना में बेहतर स्थिति है. मतलब कि ये आइडेंटिटी रखना कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है, इससे बेहतर है कि हम अपने परिवार का अच्छे तरीके से भरण पोषण कर सकें. ये ज़्यादा संतोषजनक है. Wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes. जब उन्हें किसी दूसरी जगह भोजन के बारे में पता चलता, तो वे अपने टेंट्स को उठा के उस तरफ चल देते. चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम. बच्चे भी इसी तरह बड़े होते, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल. और ये बच्चे भी धीरे धीरे जीवन यापन के लिए कार्यों में लग जाते थे. एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग. और सीमापुरी में जीवन जीने का मतलब है कचरा बीनना. थ्रू द ईयर्स, सालों तक, इट हैज़ अक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट. कई सालों से तो ये एक फाइन आर्ट का रूप ले चुका है, ये एक कला बन चुका है. गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड. उनके लिए कचरा सोना है.
इट इज़ देयर डेली ब्रेड, अ रूफ ओवर देयर हेड्स। ये कचरा ही है जो उनके लिए रोटी है, उन्हें रोटी दिलाता है, उनके सर पे छत देता है। इवन इफ़ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, भले ही वो छत लीक ही क्यों ना करती हो, उससे पानी ही क्यों ना आता हो। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए तो यही काफ़ी है। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी, इवन अ 10 रुपी नोट। कभी कभी मुझे 1 रुपये मिल जाता है, कभी कभी तो मुझे 10 रुपये का भी नोट मिल जाता है। साहब सेज हिज आईज लाइटिंग अप, और जब साहब ये कह रहा था तो उसकी आंखें चमक रही थी। वेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग, फॉर देयर इज़ होप फॉर फाइंडिंग मोर। अगर आप कचरे में एक चांदी का सिक्का पा जाएं तो आप वहीं रुकते नहीं हैं, बल्कि आप और ढूंढते हैं, क्योंकि आपको उम्मीद होती है कि शायद आपको और भी मिल जाए। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम वॉट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। ऐसे लगता है कि इन बच्चों के लिए कचरा जो है, इनके माता पिता की समझ से जो कचरा है, ये काफ़ी अलग है। मतलब उनके माता पिता के लिए तो ये एक लिवलीहुड का ज़रिया था, लेकिन इन बच्चों के लिए शायद ये खेल था, फ़न था, जिसमें कि इन्हें अगर पैसे रुपए कुछ भी थोड़े बहुत मिल जाते थे, जिससे ये खुश हो जाते थे। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज़ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। बच्चों के लिए एक ऐसी दुनिया थी जो कि रैप्ड थी, जो कि ढकी हुई थी, जिसमें कि बहुत सारे आश्चर्य थे, जबकि उनके माता पिता के लिए ये क्या था, जीवन यापन का एक साधन था। वन विंटर मॉर्निंग, एक दिन ठंड की सुबह, आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। मैंने एक दिन नेबरहुड, मेरे पड़ोस में जो क्लब था, उसके पास मैंने साहब को खड़े देखा। वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, और वो उन 2 लोगों को देख रहा था जिन्होंने वाइट कलर की ड्रेस पहन रखी थी और वो टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, ही हम्स। उसने कहा कि मुझे यह गेम पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और वो उस घेरे के बाहर खड़े होते हुए उसने कहा कि मुझे यह खेल पसंद है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, ही एडमिट्स। उसने कहा कि अगर कोई अंदर नहीं रहेगा तब मैं अंदर जाऊंगा। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग। साहिब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। साहब जो गेट कीपर है, वो मुझे अंदर झूले के पास जाने देता है। साहब ने भी टेनिस शूज़, टेनिस वाले जूते पहन रखे हैं, जो उसके पैरों में थोड़े अलग लगते हैं। उनका रंग भी उड़ चुका है, और वो जूते जो थे उसके शॉर्ट्स और उसके शर्ट से मिलते नहीं थे। समवन गेव देम टू मी, ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन। उसने मुझे बताते हुए कहा कि किसी ने मुझे ये जूते दिए। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. अब ये जो जूते थे, इन्हें देख के ऐसे लग रहा था कि हो सकता है कि किसी अच्छे संपन्न घर के बच्चों ने इसे पहनने से इनकार कर दिया होगा, क्योंकि उन दोनों जूतों में से एक जूते में छेद हो गई थी, लेकिन इससे साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true. वह बच्चा जो बिना किसी जूते या चप्पल के नंगे पांव घूम रहा था, उसके लिए ये जूते एक सपने के पूरे होने से कम नहीं थे, भले ही उसमें एक छेद ही क्यों ना हो। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंसली इज़ आउट ऑफ हिज रिच। लेकिन ये खेल जो वो बहुत ही ध्यान से, मन से देख रहा था, यह उसकी पहुंच से बाहर था। दिस मॉर्निंग साहेब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। आज साहेब जो है वो दूध के दुकान की तरफ बढ़ रहा है। इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कैनिस्टर in his hand is a steel canister. I now work in a tea stall down the road, he says, pointing in the distance. उसने मुझे उस तरफ दिखाते हुए कहा। वो सुबह जा रहा था तो उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर था, स्टील का एक बर्तन था, और उसने मुझसे कहा दूसरी तरफ कुछ दूरी पे दिखाते हुए कि अब मैं एक चाय की दुकान में काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स। मुझे हर वक्त का खाना और 800 रुपये मिलते हैं। डज़ ही लाइक द जॉब? आई आस्क। मैंने पूछा कि क्या तुम्हें यह नौकरी पसंद है?
His face I see has lost the carefree look. उसके चेहरे को मैंने ध्यान से देखा तो मैंने महसूस किया कि उसके चेहरे पे पहले वाली जो बात होती थी, जो लापरवाही बेपरवाही होती थी, अब वो नहीं है. The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry slightly over his shoulder. जो प्लास्टिक बैग जिसमें कि वो कचरा रखता था वो इस स्टील कैनिस्टर से भी शायद उसके लिए हल्का था और ये स्टील कैनिस्टर अब उसके लिए उससे भी भारी लगने लगा था. द बैग वॉज हिज, क्योंकि वो बैग जो था वो प्लास्टिक का जो कचरे वाला बैग था वो उसका था. द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, जबकि ये कैन जो है, ये दूध का जो बर्तन है, ये उस मालिक का है जिसकी की दुकान में वो काम करता है. साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर. अब साहब अपना मालिक खुद नहीं रह गया है. आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार. मैं एक कार चलाना चाहता हूँ. मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर. आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस. मुकेश जो कि अपना खुद का मालिक है, वो एक मोटर मैकेनिक वो कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा. डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क. मैंने पूछा कि क्या तुम कार के बारे में कुछ भी जानते हो? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स. उसने जवाब दिया, मैं कार चलाना सीख लूँगा. लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आइज़. उसने ऐसा मेरी आंखों में देखते हुए कहा. हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज amidst the dust of streets that fills his town फिरोज़ाबाद, फेमस फॉर इट्स बैंगल्स. उसकी आंखों की जो चमक है, उसकी आंखों का जो सपना है, वह सपना किसी मिराज से कम नहीं है, किसी ऐसे मिराज से कम नहीं है, वो भी एक ऐसे शहर में फिरोज़ाबाद जो कि चूड़ियों के लिए काफ़ी फेमस है, मशहूर है और जिसके गलियां धूल से भरी होती हैं. एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज़ इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स. फिरोज़ाबाद का हर दूसरा परिवार जो है वो चूड़ियाँ बनाने के व्यापार में लगा है. इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज़ हैव spent generations walking around furnaces, wielding glass, making bangles for all the men in the land it seems. यहाँ जितने भी परिवार हैं उन्होंने कई पीढ़ियाँ बिता दी हैं शीशे का काम करते हुए, भट्टी के सामने बैठ करके काम करते हुए और शीशे से चूड़ियाँ बनाते हुए. मुकेश's फैमिली इज़ अमंग देम. मुकेश का परिवार भी उन्हीं लोगों में से एक है. None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures in dingy cells without air and light, that the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours. ये इसके मुकेश के परिवार या मुकेश के अलावा और भी जो परिवार थे, उन्हें ये पता नहीं था कि ये अवैध है, ये गैर कानूनी है. इसके जैसे बच्चों का इस तरह के छोटे छोटे जगहों में हाई टेम्परेचर, अधिक तापमान पे भट्टी के सामने बैठ कर के काम करना, जिसमें कि उन्हें ना तो शुद्ध हवा मिल पाती है ना तो रोशनी मिल पाती है. ऐसा कानून कहता है जो कि बना हुआ है. अगर कानून की नज़र में ये लोग आ जाते हैं तो मुकेश जैसे 20,000 के आसपास जो बच्चे हैं जो कि ऐसे भट्टियों के सामने काम करते हैं और उनका दिन का जो समय है वो इसी कार्य में निकल जाता है, शायद इन्हें रुकना पड़ेगा. ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, मुकेश's eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. और ये सब और अपनी आँखों की चमक भले ही ये खो देते हैं, लेकिन मुकेश जब मुझे ये बातें बता रहा था, जब वो मुझे अपने घर ले जा रहा था, तो उसकी आंखें काफ़ी चमक रही थी इस खुशी से कि उसका घर दोबारा बन रहा है. वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स choked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state. जब हम उसके घर जा रहे थे तो रास्ते में काफ़ी कचरा था, काफ़ी बदबू थी. घर जो थे उनकी दीवारें ख़राब हो रखी थीं, लगभग टूटने वाली थीं, दरवाजे ख़राब थे, खिड़कियां नहीं थीं और वहाँ पे इंसानों के साथ साथ जानवर भी उनके साथ ही बसे हुए थे. He stops at the door of one such house,
वो उन्हीं घरों में से एक घर के पास रुका, bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it open. और इसके बाद एक लोहे का जो दरवाज़ा था उसने उसे अपने पैर से पुश किया, धक्का देकर के खोल दिया. We enter a half built shack. हम लोग एक आधे अधूरे बने हुए से ढांचे के अंदर पहुंच गए. In one part of it, इसके एक हिस्से में, thatched with dead grass, is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. इसके एक तरफ सूखे हुए घास थे जहाँ पे आग जल रही थी. एक चूल्हे में आग जल रही थी जिसपे कि एक बहुत बड़े बर्तन में स्पिनच लीव्स, पालक की पत्तियाँ उबल रही थी. ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स. वहीं पे एक साइड में सब्जियां काट के रखी हुई थी. अ फ्रेल यंग वुमन इज़ कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली. वहीं एक नौजवान युवती पूरे परिवार के लिए शाम का खाना बना रही थी. थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स. उसकी आंखें धुएं से भरी थी फिर भी वो मुस्कुराती है. शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश's एल्डर ब्रदर. वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है. नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स. उसकी उम्र तो ज़्यादा नहीं है. शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू. लेकिन जिस प्रकार से बहू होती है उस प्रकार से वो सबका आदर करना जानती है. द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस. और वो इस घर की क्योंकि बहू है. ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर. और उसे इन 3 लोगों का, 3 पुरुषों का ध्यान रखना होता है जिसमें एक उसके पति, एक उसका देवर और एक उसके ससुर हैं. When the older man enters, जब उसके ससुर घर के अंदर आते हैं, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. वो क्या करती है, जब उसके ससुर घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो वो टूटे हुए दीवार की तरफ पीछे चली जाती है और अपने चेहरे को घूंघट से ढक लेती है. As custom demands, daughters-in-law must veil their faces before male elders. In this case, the elder is an impoverished bangle maker. और ये घर की जो बहू होती है उसके लिए एक नियम है, प्रथा है कि जब भी घर का कोई बड़ा मेल मेंबर, कोई पुरुष सदस्य आए तो वो अपना चेहरा ढक ले. और इस केस में इसके जो ससुर थे, जो मुकेश के पिता थे, वो भी एक चूड़ी बनाने वाले थे. डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, first as a tailor, then bangle maker, he has failed to renovate a house, send his 2 sons to school. उन्होंने बहुत साल तक काम करने के बावजूद, जबकि उन्होंने शुरुआत में एक टेलर के रूप में काम किया, बाद में उन्होंने चूड़ी बनाने वाले के रूप में काम किया, वो अपना घर फिर से नहीं ठीक करा पाए थे, नहीं बनवा पाए थे. लेकिन हाँ, उन्होंने अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेजा था. All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. इसके अलावा उन्होंने जितना भी अभी तक अपने घर में प्रबंधन किया था उसमें वो अपने बच्चों को स्कूल भेज पाए थे. और एक चूड़ी बनाने वाले के रूप में उन्होंने जो कुछ भी सीखा था वो उन्होंने अपने बच्चों को भी सिखाया था. It is his karma, his destiny, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. ये उसकी किस्मत है, ये उसका कर्म है, ये मुकेश की दादी माँ कहती हैं, जिन्होंने कि खुद अपने पति को बैंगल बनाने के, चूड़ी बनाने के ही काम को करते करते अंधा होते हुए देखा है. कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, शी इम्प्लाइज. वो कहती हैं कि क्या भगवान के द्वारा बनाया गया ये जो परंपरागत चीज़ें हैं ये ख़त्म हो सकती हैं. बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स. और एक चूड़ी बनाने वाले के घर में जन्म लेने से they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in फिरोज़ाबाद. एक चूड़ी बनाने वाले के घर में जन्म लेने की वजह से उन्होंने अपने घर में, घर के गली में, घर के आंगन में, दूसरे के घरों में, दूसरों के घरों के आंगन में, पूरे फिरोज़ाबाद की गलियों में उन्होंने चूड़ियाँ ही देखी हैं. Spirals of bangles, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow.
उन्होंने चूड़ियों के बने हुए स्पाइरल्स देखे हैं, जिसमें कि सुनहरी रंग की चूड़ियाँ, हरे रंग की चूड़ियाँ, धानी रंग की चूड़ियाँ, नीले रंग की चूड़ियाँ, गुलाबी रंग की चूड़ियाँ, पर्पल रंग की चूड़ियाँ, मतलब जितने भी रेनबो, जो इंद्रधनुष के जो सातों रंग हैं, उन सातों रंगों से बनने वाले जितने भी रंग थे, उन सभी रंगों की चूड़ियाँ इन्होंने देखी थी। ही इन लाई इन माउंट्स इन अनकेम्प्ड यार्ड्स, और ये जो चूड़ियाँ थीं, ये इनके यहाँ माउंट्स में, ढेर में पड़े रहते थे। आ पाइल्ड ऑन फोर व्हील्ड हैंड कार्ट्स पुस्ड बाय यंग मैन अलॉन्ग द नैरो लेन्स ऑफ द शैंटी टाउन। और ये चूड़ियाँ जब जाती थीं तो इन्हें एक क्राफ्ट पे, एक ठेले पे रख करके भेजा जाता था, जिसे कि इन पतली सकरी गलियों से ही शहर की तरफ भेज दिया जाता था। एंड इन डार्क hutments next to lines of flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers welding piece of colored glass into circles of bangles। इसके बाद लैंप्स की रोशनी में, दियों की रोशनी में बच्चे, उनके माता पिता सभी बैठ करके इन चूड़ियों को बनाया करते थे। देयर आइज़ आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क दैन टू द लाइट आउटसाइड। उनकी आँखें जो थीं वो दिन के उजाले से ज़्यादा इस अंधेरे में खुद को समायोजित कर चुकी थीं। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। इसी वजह से वे अपनी उम्र ज़्यादा होने से पहले ही, वयस्क होने से पहले ही वे अपनी आँखों की रोशनी खो देते हैं। सविता, अ यंग गर्ल इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस, सिट्स alongside an elderly woman soldering pieces of glass। सविता, जो कि एक यंग लड़की है, जिसने पिंक कलर के कपड़े पहन रखे हैं, वो एक बड़ी सी, एक अधेड़ उम्र की औरत के साथ बैठ करके इन शीशे के टुकड़ों को ठीक करती है। As her hands move mechanically like the tongs of a machine, उसके हाथों को देख के लगता है कि जैसे कोई मशीन का चिमटा चल रहा हो। I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make। मुझे इस बात पे आश्चर्य होता है कि वो कैसे इस चीज़ को इतने अच्छी तरीके से कर लेती है। It symbolizes an Indian woman's सुहाग, auspiciousness in marriage। ये चूड़ियाँ जो हैं, ये भारतीय समाज में एक औरत के सुहाग की निशानी होती है और शादियों में इनका काफ़ी महत्व है। इट विल dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna and red bangles rolled onto her waist। इसके अलावा जब शादियां होती हैं तो एक औरत जिसकी मांग में सिंदूर डल जाता है, लाल रंग की ही मेहंदी उसके हाथों में लग जाती है, तब ये चूड़ियाँ जो है उसके हाथों की, उसके कलाइयों की सुंदरता को बढ़ा देती हैं, उन कलाइयों के चारों ओर लिपट के। शी विल देन बिकम अ ब्राइड। तब वो लड़की क्या हो जाती है? एक दुल्हन। जब ये सारी चीज़ों से सज जाती है तो वो एक दुल्हन बन जाती है। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकेम वन मेनी ईयर्स अगो। उसके बगल में जो बैठी हुई बूढ़ी औरत है वो भी कुछ सालों पहले शायद कुछ ऐसी ही थी, सुहागन थी। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आइज़। उसके हाथों में चूड़ियाँ तो अभी भी है, लेकिन उसकी आँखों में रोशनी नहीं। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय। उसने खुश होते हुए कहा कि ये लाइन उसने कही कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। शी हैज़ नॉट इन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम। इसका मतलब है कि पूरे जीवन में, उसका अब तक का जो जीवन काल रहा है, उसमें एक वक्त भी उसने ठीक से खाना नहीं खाया। दैट्स वाई वॉट शी हैज़ रीप्ड, जो कि उसने इतने दिनों में किया था। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड सेज। उसके पति, जिनके की दाढ़ियाँ हैं, वो कहते हैं, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स। मैं चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं जानता। ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। मैंने इतने सालों में जो किया है वो इतना ही है कि मैंने एक घर बनाया है जिसमें मेरा परिवार रह सके। हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ़ ही हैज़ अचीव्ड वॉट मेनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम। ये सुन करके बहुत अजीब लगता है, आश्चर्य लगता है कि बाकी लोगों ने अपने जीवन में जो कुछ पाया है, इन्होंने वो सब कुछ खो दिया है। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड। उनके पास सिर्फ उनके सर पे एक छत है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी
to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. हर एक घर में ये बात है कि पैसे कमाने के लिए ये जो चूड़ियाँ ये लोग बनाया करते थे, उसकी वजह से उसको करने में इन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, अपने लिए कुछ नहीं सोच पाए. द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स. जो नवयुवक हैं वो अपने से बड़ों की बातों को नहीं सुन पाए, उनकी बातों को नहीं जान पाए. लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोज़ाबाद. और जो छोटे थे वो समय के साथ धीरे धीरे बड़े हो गए. ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी ऑफ ड्रीम. और इतने सालों से यही एक कार्य करते करते उनके अंदर जो सपने देखने की क्षमता थी, जो पूरा करने की क्षमता थी, वो उसे अब खो चुके हैं. Why not organize yourselves into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. मैंने उसी में से एक नवयुवक से कहा कि आप सभी लोग अपने लिए सहकारिता क्यों नहीं शुरू कर देते हैं, कोऑपरेटिव का निर्माण क्यों नहीं कर देते हैं. इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, तो उस नवयुवक ने जवाब में कहा कि इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, अगर हम ऐसा करते भी हैं, वी आर द वंस हु विल बी हाउल्ड अप बाय द पुलिस, बीटन एंड ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल. अगर हम लोग कहते हैं कि अगर हम ऐसा करते भी हैं तो पुलिस हमें पकड़ लेगी, हमें मारेगी, पीटेगी और हमें जेल में डाल देगी, यह कहते हुए कि यह अवैध कार्य है. देयर इज़ नो लीडर अमंग देम. उन लोगों में कोई भी नेता नहीं है, कोई मुखिया नहीं है. नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली. और कोई ऐसा नहीं है जो इन्हीं कार्यों को, इन्हीं चीज़ों को भिन्न तरीके से देखे और उनकी मदद करे. देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर. वे भी अपने पिता की तरह ही थक चुके हैं. दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपेथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस. इनकी बातें बहुत देर तक चलीं, जिनमें कि इन्होंने गरीबी, लालच और अन्याय के प्रति बातें की. लिसन टू देम. आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, वन ऑफ द फैमिली caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. The other a vicious circle of the sahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats and the politicians. इनकी बातों में दो अलग अलग दुनिया को देखने का मौका मिला, जिसमें इनका एक अपना गरीब परिवार है जो कि गरीबी की जाल में इस कदर घिर गया है कि वो उससे बाहर नहीं निकल सकता. इनके आसपास जाति है, जातिवाद है. जिस जाति में इन्होंने जन्म लिया है उसके बंधनों से ये मुक्त नहीं हो सकते हैं. वहीं दूसरी तरफ जो एक ग्रुप है, जो एक सर्कल है, वो साहूकारों का है, उन लोगों का है जो इनके लिए इनके चीज़ों को बेचने खरीदने का काम करते हैं. पुलिस वाले हैं, न्याय के रक्षक हैं, कानून के रक्षक हैं और बड़े बड़े राजनेता हैं. टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन. इन सब ने मिल करके इनके ऊपर इतना बड़ा बोझ रख दिया है जिसे ये लेके नहीं चल सकते. बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर. और इन बच्चों के ऊपर जो अपने माता पिता के साथ किन कार्यों में लगे हैं, उनके ऊपर ये कार्य इतनी जल्दी बोझ के रूप में आ जाता है कि जब वो बड़े होते हैं तो वो उसे अपने पिता की ही तरह अपना भाग्य समझ के स्वीकार कर लेते हैं. टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर. अगर वो इसके अलावा कुछ और करते हैं तो ये एक तरह से उनके लिए दुस्साहस का कार्य समझा जाएगा. एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप. और क्योंकि उन्हें बचपन से ही जब वे बड़े हो रहे होते हैं तो उन्हें साहस करना सिखाया ही नहीं गया है. व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड. जब मैं मुकेश से इस बारे में सुनती हूँ कि वो इस कार्य से हट के कुछ दूसरा कार्य करेगा तो मुझे अच्छा लगा. आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक. उसने मुझसे कहा कि वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है. उसने मुझसे ये बात दोबारा कही. ही विल गो टू अ गैराज एंड लर्न. वो एक गैराज में जाएगा और सीखेगा. बट द गैराज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम. लेकिन गैराज जो है वो उसके घर से काफ़ी दूर है. आई विल वॉक, ही इंसिस्ट्स. वह कहता है ज़ोर दे के कि मैं पैदल चला जाऊँगा, टहलते हुए चला जाऊँगा. डू यू
Do you also dream of flying a plane? He is suddenly silent. No, he says. मैंने पूछा कि क्या तुम कोई हवाई जहाज़ भी उड़ाना चाहते हो? वह अचानक चुप हो गया। फिर उसने कहा नहीं। Staring at the ground, और वो ज़मीन की तरफ देखने लगा। In his small murmur, there is an embarrassment that has not yet turned into regret. वो जब बुदबुदाया तो उसकी बुदबुदाहट की आवाज़ सुन के मुझे ये लगा कि वो रिग्रेट कर रहा है, उसके अंदर एक पछतावा है। उसके अंदर एक पछतावा है, इसके साथ ही एक एम्बैरेसमेंट है। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हटलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद। शायद उसे लगता है कि ये जो कार्स हैं, अगर वो कार्स को चलाता है तो उसके फ़िरोज़ाबाद के शहर से होते हुए बहुत सारी कार्स गुज़रती हैं, लेकिन उसके फ़िरोज़ाबाद से बहुत कम ही ऐसे प्लेन्स हैं जो उड़ते हैं। ये स्टोरी जो है, ये मुकेश या फिर साहिब, ये जो कहानी है, ये हमें ये दिखाती है कि किस तरह से बचपन से ही जिस प्रकार के कार्यों में बच्चों को डाल दिया जाता है और उन्हें स्वतंत्र होकर सोचने नहीं दिया जाता है, वो कैसे उनके बड़े होने में, एक नागरिक वयस्क होने में उनके लिए बाधाएं उत्पन्न करता है। कैसे वो एक ही तरह की चीज़ों को स्वीकार करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा और हेल्पफुल भी रहा होगा। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो आप प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।